ओके, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जरा। चलो इसी में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ए बी सी के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे हमें निकालने हैं, ठीक है। तो चलो बताओ, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला ए हो गया और टी स्क्वायर हो गया, ये इज इक्वल टू वी हो गया एल टी माइनस वन। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी माइनस थ्री। ये टी स्क्वायर नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा, ए यहां बनाए रखेंगे। इन दोनों को, इसको और वेलोसिटी को इक्वल कर लिया। फिर बेटा बी बाई टी को इसके इक्वल कर लेंगे, तो बी अपॉन टी इज इक्वल टू वेलोसिटी है एल टी माइनस वन। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एल, टी का वन, टी का माइनस वन, जीरो हो जाएगा। ठीक, सी का तो डायरेक्ट वेलोसिटी है, तो सी का डायरेक्टली हो जाएगा एल टी माइनस वन। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल आपको करना है। अगर मैं फोर्स लिखूं, फोर्स, एक बॉडी पर लगने वाला फोर्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब माइनस सी अपॉन एक्स इंटू टी। एक्स यहां पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ यहां पर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाई सी। पहले ए बी सी अलग अलग निकालो फिर सॉल्व करो। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल बेटा आपको लगाना है। चलिए, तो अगर हम कहें फोर्स, तो हमारी होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है? तो होमोजेनिटी अगर हम अप्लाई करेंगे, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही ए एक्स स्क्वायर का होगा, वही बी इंटू टी क्यूब का होगा, और वही सी अपॉन एक्स टी का भी होगा। ठीक है ना, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके बराबर कर लेते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू
इक्वल टू ए इंटू एल स्क्वायर। एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। तो बताओ ए कितना आया बच्चों? ए आ रहा है, एल स्क्वायर से डिवाइड मार देंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और ठीक है ए आ जाएगा। फिर देखो बी टी क्यूब, तो बी टी क्यूब हमारा ये भी फोर्स है ना, इन दोनों को बराबर कर लिया, इन दोनों को, तो b इंटू टी क्यूब इज इक्वल टू अगेन एम एल टी माइनस टू। बी आ रहा होगा आपका एम एल टी, टी क्यूब डिवाइड होगा तो ऊपर जाएगा -5, तो एक ये आ रहा है आंसर और एक ये आ रहा है आंसर। अब देख लो, तो फोर्स हो गया अगेन एम एल टी माइनस टू, फोर्स हो गया अगेन एम एल टी माइनस टू, है ना, और उसको किसके बराबर करना है? c अपॉन एक्स इंटू टाइम, तो c आ जाएगा एम एल टी माइनस टू एल टी हो जाए ना, एक्स एल हो गया, टी हो गया, तो ये आ जाएगा एम एल टू टी माइनस। देख लो किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ। कर लिए सारे? सारे कर लिए? अब होमोजेनिटी में जेई मेन में रिसेंटली जो क्वेश्चन आया मैं आपको दिखा कराता हूँ, आप इनके आंसर्स मुझे बताइए। एक क्वेश्चन देखिए जेई मेन का, क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2024, बहुत ही सिंपल सा, जेई मेन 2024। क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन लिखा है फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, फोर्स एफ लिखा है ए एक्स टू स्क्वायर प्लस बी टी की पावर 1/2। एकदम सिंपल सवाल है। अच्छा यहां मैंने ये नहीं पूछा था, क्या पूछा था बेटा? देखो मैंने पूछा था ए बी अपॉन सी, ये नहीं किया तुम लोगों ने। तो ए बी अपॉन सी बताओ क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई करो ए और बी को, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर, एल जीरो हो जाएगा, टी की पावर -7, और अपॉन सी कर देंगे तो सी हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन, तो ये आ जाएगा m1 l-2 t-6। ये फाइनल आंसर होगा ना, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे, है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये, a इंटू बी अपॉन सी, ये पूछा था ना, ए बी सी अलग अलग निकाल लिए फिर तो कर ही लेंगे ना। अब देखो जेई मेन का सवाल करो। जेई मेन में इन्होंने पूछा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, ये फाइंड करना है। चलो मुझे बताओ आंसर क्या है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा। हाँ? एक्स, हाँ एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम, एफ फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, और एफ फोर्स।
आया बेटा? तो देखो फोर्स का डायमेंशन होता है mlt-2, दिस विल बी योर फोर्स। ये किसके बराबर होगा? a इंटू एक्स स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा? b इंटू टी की पावर 1/2। तो a इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा mlt-2 के बराबर। तो a की वैल्यू आ रही डायमेंशन ml-1t-2। ठीक, तो a ये आ गया होगा बच्चों। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? b इंटू टी की पावर 1/2 ये बराबर हो जा रहा है mlt-2। तो b आ रहा है mlt की पावर -5/2। इसको t बार 1/2 डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है ए बी स्क्वायर बाई ए। तो बी स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा बेटा? m2l2t-5 ml-1t-2। तो m1l3t-3। दिस विल बी द आंसर। ये बेटा बी स्क्वायर बाई ए आ जाएगा। देखिए जेई में सिंपल क्वेश्चन आ रखा है, और एक नहीं लाइन लगा के आते हैं ऐसे सवाल, है ना। एक और मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं। ये थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाना है इसमें। देख लो इसमें कोई डाउट है तो पूछते चलना यार, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो बताना मुझे। सिंपल हो, मुझे दो चीजें अगर डायरेक्टली जुड़ रही हैं, दो एक्सप्रेशन डायरेक्टली जुड़ रहे हैं तो डायमेंशन सेम कर देने, इक्वल है तो सेम कर देने, माइनस हो रहा है तो सेम कर देना। अच्छा मैं एक इक्वेशन लिखता हूं तो मुझे बताना जरा। अगर मैं तुम्हें लिखूं कि y इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस डी डिवाइड बाई डी, c माइनस डी डिवाइड बाई 10 नहीं डिवाइड बाई e प्लस एफ कर। तो अगर मैं कहूं कि किसका डायमेंशन किसके बराबर है, तो मुझे बताओ होमोजेनिटी प्रिंसिपल से बताओ क्या है। y का डायमेंशन किसके बराबर होगा? बताना कौन कौन सा ट्रू। a के बराबर होगा, बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब बताना क्या c के बराबर होगा? नहीं होगा। किसके बराबर होगा? c माइनस डी अपॉन। अरे एक बात बताओ, जो c का है क्या वो d का होगा? क्यों क्यों? क्योंकि c में से डी माइन। और बताओ, जो e का है वही f का होगा। अच्छा जो c का है वही d का, वही c माइनस डी का। जो e का वही f का, वही e प्लस। तो c माइनस डी का वही होगा जो c का होगा, ऊपर वाले का। और e प्लस एफ का वही होगा जो e का होगा। तो इसे c बाई ई भी तो लिख सकते हैं, या c माइनस डी का वही होगा जो d का होगा। अरे वही c का वही d का वही पूरे का, और वही वो होगा जो f का होगा। तो इसे मैं डायमेंशन में चाहे c बाई ई लिखूं, चाहे c बाई एफ लिखूं, चाहे d बाई ई लिखूं, चाहे d बाई एफ लिखूं, क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर का जो c का है वही d का, वही c माइनस डी का। हाँ इनका इसके बराबर नहीं है, पूरे का बराबर करें, यानी c बाई ई इसके बराबर होगा। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? तो यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल है कि अगर आपने इस पूरी चीज को इससे जोड़ा है तो इनके सेम होंगे, और इस पूरी चीज को इससे जोड़ा है तो इनके सेम होंगे, और इसके भी सेम होंगे। पर सी और डी का सेम भी होगा आपस में, कुछ सी भी डी तो आपस में घट रहे हैं, ई और एफ भी तो आपस में घट रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल सही से पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक इक्वेशन और एक लिख दूं मैं, ए प्लस बी टी स्क्वायर बाई कुछ भी लिख देता हूं मैं, मान लो डी, और सी माइनस एक्स अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी डी। डी लिख दिया मैंने। अब अगर मैं तुमसे कहूंगी बताओ विच इज करेक्ट, विच इज आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं लिखूंगा, आपको सही ट्रू फॉल्स लिखना है। पहला ए का डायमेंशनल फॉर्मूला बी टी स्क्वायर के बराबर है,
बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा? देख के बोलना, मार चनकट सही कर दूंगा भाई। सही कि गलत है? क्या गलती है? ए में से इस पूरे को जोड़ रहे हैं, इसको थोड़े ना जोड़ रहे हैं, तो ये फॉल्स है। तो अपॉन डी है, तो बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अब तो डी डिवाइड मर दिया ना। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बीटी स्क्वायर का वही डी का होगा क्या? डिवीजन में कोई रूल नहीं, होमोजेनिटी, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी को भी कर सकते हैं। हाँ, कोई कंफ्यूजन? जो सी का होगा, बताओ किसका होगा वो, तुम बताओ। एक्स अपॉन टी स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताना जरा, जो ए का होगा इंटू, ए का इंटू सी का इक्वल टू डी का, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? एक्सप्लेन करो इसको। एक सेकेंड, कौन है भाई? चलो, हाँ तुम बिटिया एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि इस पूरे ब्रैकेट का जो होगा वही ए का होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसने कहा, क्योंकि जो ए का होगा वही इस पूरे टर्म का होगा, और प्लस करने से जो आएगा पूरा ब्रैकेट वो भी ए के ही बराबर होगा, यूनिट। इसी तरह जो सी का होगा वही एक्स बाई टी स्क्वायर, उस पूरे का भी। तो इस पूरे का यूनिट इस ब्रैकेट का, भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो सेम होगा ना, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का पूरे का यूनिट होगा इस पूरे का ए का यूनिट, और इस पूरे का सी का यूनिट, तो ए का यूनिट मल्टीप्लाइड बाई सी का इक्वल टू डी। तो ये इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू लिखा हुआ है। बोलो लिखा है कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। बी एक्स डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू डी, ये बताओ। क्या लग रहा है? टेक योर टाइम। बताओ, कितने लोग कह रहे हैं गलत है? सही वाले नहीं, गलत वाले हाथ उठाए। गलत वाले हाथ, अरे गलत है, ओके। ये कितने लोग गलत 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 गलत? तुम सही वाले हाथ उठाए, सही वाले। कुछ लोग कह रहे हैं मैं ना गलत ना सही। ऐसे लोग की वजह से दुनिया गड़बड़ में है, ये तो है, जो, जो किसी का पक्ष नहीं लेते। या तो आप पक्ष में रहिए या विपक्ष में रहिए, या तो वीर गति मिलेगी या तो मोक्ष मिलेगा। कहीं नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। गलत, ये है ट्रू। एक्चुअली क्या है, तुम अगर ध्यान से देखो, तुम अगर ध्यान से देखो, तो देखो, जो इस पूरे ब्रैकेट का होगा वो इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो अगर मैं देखूं तो बी टी स्क्वायर डिवाइड बाई डी, और इस ब्रैकेट में जो इसका वही इसका, तो इस ब्रैकेट को मैं ये भी तो लिख सकता हूं एक्स बाई टी स्क्वायर, यही तो डी होगा, बोलो। और टी स्क्वायर कट जाएगा, तो बी एक्स बाई डी का तो हो जाएगा। आप चाहो तो सारे मल्टीप्लाई करके सब टर्म प्लस माइनस में आ जाएंगे, उन सबके डायमेंशन सेम होंगे, कि नहीं? तो इसलिए कई बार कुछ चीजें डायरेक्ट दिखती, कुछ चीजें नहीं दिखती देखने, जैसे मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाएगा। तो पहला टर्म आएगा ए सी, दूसरा टर्म आएगा माइनस माइनस ए एक्स डिवाइड बाई टी स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस बी सी टी स्क्वायर बाई डी, फिर आ जाएगा
माइनस बी एक्स डिवाइड बाई डी इक्वल टू डी। तो इसका पूरे का इसका सेम है और डी के बराबर है। देखो सब प्लस माइनस में लिखे। मैंने कौन सा लिखा था, कौन सा यूज किया, ये लिखा है ना, मैंने ये ले लिया था आपसे, मन में मल्टीप्लाई कर लिया था। अब आगे ये लिखने वाला था, फिर मैंने कहा चलो इकट्ठे बता ही देता हूँ। ठीक है, तो अब इस चीज को ध्यान रख के, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल है, कैसे अप्लाई करना है। दो चीजें डायरेक्टली ऐड हो रही हैं तो प्लस हो रहे हैं, तो देख ये चीज इसमें ऐड हो रही तो ये भी बराबर, ये चीज इसमें सब्ट्रैक्ट हो रही तो ये भी बराबर। ये पूरा राइट हैंड साइड पूरे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। फिर मल्टीप्लाई करके सारे टर्म प्लस माइनस आएंगे, वो भी सब आपस में बराबर अगर करना चाहो। ओके, फटाक से लिखो, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ, जेई वाला एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ से। कहाँ से लिखा था, यहीं से लिखा था ना, ये एग्जांपल था। अच्छा ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं एक जेई का मेन का क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगेन। ये 2025 यानी लास्ट ईयर का जेई का क्वेश्चन है बेटा। इट इज जेईई 2025। इसमें लिखा है कि वेलोसिटी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी का फंक्शन लिखा है। क्या लिखा है बेटा, पहला टर्म लिखा है ए टी स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म लिखा है बी टी अपॉन सी प्लस टी, और इन्होंने पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी, एंड द ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन वन एम एल वन टी, एम जीरो एल वन टी माइनस थ्री, ऑप्शन सेकेंड एम जीरो एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन थ्री एम जीरो एल वन टी, ऑप्शन फोर एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री। These are the options. हम लोगों ने यंग्स मॉडुलस का निकाला है डायमेंशन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन।
यस बेटा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ, चलो देखते हैं तो आप लोगों ने इस जेई के क्वेश्चन के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया है। तो यहां पर अगर बेटा हम बात करें तो सबसे पहले तो ए निकाल लेते हैं, तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी वो एल टी माइनस वन होगी, और वही हो जाएगी ए इंटू टी स्क्वायर। तो ए हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर डिवाइड कर देंगे एल टी माइनस थ्री। क्या ए निकाल लिया आपने? अब आप देखो सी को आप टी से डायरेक्ट जोड़ रहे हो, तो सी तो सीधे सीधे टी आ जाएगा। बोलो, सी तो टाइम के साथ ऐड हो रहा है ना, तो सी का और टाइम तो सीधे सीधे डायरेक्ट भाई। बाकी देखो ही ना, डिनोमिनेटर देखो केवल। सी को टी से आप डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हो जब डायमेंशन सेम हो? टाइम को टाइम से ही जोड़ सकते हैं। अब देखना जरा, जो वेलोसिटी का होगा भाई इस पूरे का किसके बराबर होगा? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी के बराबर होगा ये पूरा बी टी। अब देखो बी टी के बाद ये इस पूरे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? सी प्लस टी। चलो तो इसको मैं बी लिख देता हूं, इसको मैं टी लिख देता हूं। सी प्लस टी का वही होगा जो टी का होगा, तो टी टी कट जाएगा ही। तो बी सीधे सीधे आ गया वेलोसिटी, यानी एल टी माइनस वन। ठीक है ना? तो बस ए बी सी कर देंगे, ए बी सी। तो ए हमने कितना निकाला था बेटा? एल टी माइनस थ्री। और बी कितना निकाला? एल टी माइनस वन। और टी, तो एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देख लो कोई कंफ्यूजन? बेसिक एप्लीकेशन। अब जिसने ये जेई का सवाल गलत किया होगा तो फिर क्या ही सही किया होगा? पूरे पेपर का सबसे सरल सवाल है। तुमने सही किया। हाँ, सी टी आ जाएगा ना, सी और टी आपस में डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं ना बेटा। अभी ए अभी वो एग्जांपल लिखा था मैंने, ऐसे मिलते जुलते बहुत सारे, सब तो बता दिया। पूछ लो कोई कंफ्यूजन है, देख लो कोई कंफ्यूजन है, पूछ लो। मन में बना रखो, मम्मी के ना बताना जाके घर में, हमको बताओ। हाँ, तो फिर नहीं कर पाते, फिर करीब बी और सी का अलग अलग नहीं निकाल पाते, फिर हमारे क्वेश्चन वो एक जानकारी हमें और देनी पड़ती है उसको, ऐसा करेगा ही नहीं फिर, है ना? क्योंकि फिर बी बाई सी तो निकाल सकते थे, पर बी और सी अलग अलग कैसे निकालते बता ही नहीं सकते, क्योंकि डिवीजन में ही नियम नहीं होता ना, डिवीजन तो अलग अलग चीजों का हो सकता है। तो हम फिर जब क्वेश्चन पूछता तो पता क्या पूछ सकता था? ए इंटू बी बाई सी, क्योंकि बी बाई सी इकट्ठे आ जाता है हमारा, और ए इंटू बी बाई सी कर सकते थे। फिर वो ए बी सी मल्टीप्लाई नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता, ऐसी चीज पूछता जिससे बी बाई सी रखने से काम चल जाए। हाँ, उसको उल्टा कर देते, ये भी पूछ सकता था। समझ गए ना मैंने जो बोला कि ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन फिर वो एबीसी के अलग अलग नहीं पूछेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूं प्यारे बच्चों। फोर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज एज u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइंड आउट, x यहां पर डिस्टेंस है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं। फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी। हाँ, यू पोटेंशियल, यू है, यू, इट्स यू, ये पोटेंशियल एनर्जी। ले जाओ, टिफिन रख रहे हो?
यार भूख लगी है आज। हाँ, अब तुम्हारा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें तो कुछ खाना। आज 12 बजे के बाद कुछ खाया नहीं, लंच जल्दी कर लिया था। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे। तुम लोग पहले एडवांस क्रैक कर दो, फिर चलते हैं। मैं जेई मेन और जेई एडवांस के बाद पार्टी देता हूँ। जेई मेन में जिसका 100% आता है, और जे एडवांस में जिसके आउट ऑफ 120 100 मार्क्स प्लस आते हैं फिजिक्स में। है? अरे हाँ, तो उसको दिया था पार्टी, उसके पहले 5 100% आए थे एक साल में। नहीं, उसका फिजिक्स में था, दिव्या का। और दिव्या से जस्ट पहले 5 स्टूडेंट थे जिनके 100% आए थे। 2 12th से थे, 3 ड्रॉपर थे। वो बैच बहुत अच्छा था। और अगर जे एडवांस में 100 प्लस है, पार्टी लैंडमार्क में होती है। और अगर जे एडवांस में अगर एक 120 आउट ऑफ 120 फिजिक्स मार्क्स आ जाए, तो सीधे होटल ताज। तो ताज चलेंगे। ठीक है। तो जेई मेन में 100% लाओ, हम लोग पार्टी करेंगे फिजिक्स में। और बाकी अच्छे परसेंटाइल लाओगे तो शोभित सर ही दे देंगे तुम्हें पार्टी। ऐसे दे देंगे, 99 पे ही दे देंगे ना। ये क्या था? कहाँ गया भाई? इधर से ना, हाँ। ये मक्खी आ जाती ना। हट मक्खी हट। बेटा बताओ क्या आंसर है, जल्दी बताओ। तो ए एक्स स्क्वायर को मैं सीधे सीधे एल स्क्वायर लिख लूं। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? ml2 t-2। तो ए हो जाएगा mt-2। बोलो, ये आ रहा है सबका? मैच कराते चलो देशवासियों। हैं? सबके चेहरे देख लेना, तो सबको आ रहा है कि नहीं? टोपी वाले भैया आ रहा है तुम्हारा? हाँ ठीक। शर्माना मत बेटा, शर्माना नहीं है। शर्माना मना है, शर्म के आगे जीत है बेटा। अरे यहाँ शर्म के आगे है बेटा। B × L क्या हो जाएगा ये? ml2 t-2। बी हो जाएगा ml t-1। 2 हो जाएगा, ठीक है। और सी तो सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी है। तो सी तो देखो, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके भी बराबर है ना। तो ये तो सीधे सीधे किस क्या हो जाएगा? ml2 t-2। बोल जमूड़े, क्या आंसर आ रहा है? करो मल्टीप्लाई। m की पावर 3, l की पावर 3 आ रहा है। 3 t की पावर। ये तुमने रंगबाजी दिखाई है। अब मैं तुमको एक तड़कता भड़कता सवाल दे रहा हूं, बहुत ही शानदार। जेई में पूछा गया, जेई मेन में भी आया, जेई एडवांस में आया। देखते हैं कि तुम सवाल कर पाओगे कि नहीं। एक इक्वेशन ऐसे कहते हैं वॉन्डर वॉल इक्वेशन। ये तुम्हें पहले केमिस्ट्री के सिलेबस में हुआ करती थी, जेई की अब हट गई, पर डायमेंशन आता रहता है। P+NA/V², V-NB is equal to nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन। इक्वेशन के नाम पे कुछ नहीं रखा है, मुद्दे की बात सुनो। प्यारे बच्चों, ये रियल गैसेस के लिए होती है। दिस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। यहां पर गैस का P यहां पर प्रेशर है। P इज द प्रेशर, नॉट पावर। P यहां पर प्रेशर है। N मोल्स हैं बेटा, मोल्स। यहां पर V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस का वॉल्यूम। T बेटा टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम ना समझने का दुस्साहस ना करें। R गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वैसा ही कुछ जैसा मैंने अभी एक लिखा था, है ना। तो बाकी सब तो समझ गए तुम लोग, ओके। ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए का, बी का और आर का। ये बेटा हमें डायमेंशनल फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन की मदद से। ए का, बी का और आर का। ए का निकालना है, बी का निकालना और आर। चले बेटा, प्रोसीड। आर इज द गैस कांस्टेंट। अब ये नहीं कि गैस कांस्टेंट हमें याद है, हम वो वाला चिपका देंगे ना, निकाल के दिखाओ। बेहतरीन सवाल है जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल पे पूछा जा चुका अब तक।
और ये हाल ही में आया है, हालांकि एन नहीं था उसमें, मोल्स नहीं था तो नहीं लिखेंगे, एन हटा दिया था उन्होंने, 2025 में आया ये सवाल, मैंने इसमें एन और ऐड कर दिया। एन स्क्वायर होता है बेटा यहाँ पे, एन स्क्वायर, लेट मी राइट, एन स्क्वायर कर लो ना मोल्स को, एन स्क्वायर ए बाई बी स्क्वायर, मोल का स्क्वायर। अपना अपना करें कृपया, दद्दा अपना अपना करें, हम बताएंगे सबको। हाँ भाई, डन। बताओ पहले ए का कैसे निकाला बच्चों, ए का कैसे निकालना चाहिए हमें, ए का बताओ। बिल्कुल, ए का प्रेशर के किसका किसका प्रेशर के बराबर कर दे, बताओ प्रेशर को किसके बराबर कर दे, एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर। चलो प्रेशर बताओ क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या प्रेशर तुम्हें याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो बगल में कोने में जाके फोर्स अपॉन एरिया कर लेंगे, एम एल टी माइनस टू फोर्स और अपॉन एल स्क्वायर, तो प्रेशर हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये मोल हो जाएगा ना, मोल स्क्वायर, ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एल की पावर सिक्स, वॉल्यूम होता है एल क्यूब, उसका स्क्वायर करेंगे तो एल की पावर सिक्स हो जाएगा, ए आ जाएगा हमारा बेटा एम एल फाइव टी माइनस टू मोल माइनस टू,
मोल माइनस 2 आ जाएगा बेटा, है ना। ओके, अब ऐसे ही बेटा बताओ v का किसके बराबर कर देंगे, nb के, डायमेंशन बराबर कर देंगे। तो एल क्यूब और ये मोल इनवर्स हो जाएगा ना, मोल -1, और इधर कौन बच जाएगा, बी, बी आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा तुम बताओ, कोई कंफ्यूजन, ये नहीं समझ में आया क्या? हाँ देख लो देख लो। अब मुझे बताओ आर का कैसे निकले। देखो इस पूरे ब्रैकेट का वही होगा जो प्रेशर का होगा, इस पूरे का वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। तो क्या मैं लिखूं, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम का इज इक्वल टू एन का हो जाएगा मोल, चलो एन अलग लिख लेते हैं पहले, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। आर का और टी का टेम्परेचर है तो केल्विन लिख देते हैं, केल्विन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना। ओके, आर चाहिए मुझे, प्रेशर हो जाएगा ml-1 t-2, ये L3 डिवाइड बाई मोल, ये n मोल हो जाएगा और ये k हो जाएगा, ये बचेगा r। तो दैट विल बी ml-1 t-2, नहीं L2 आएगा, L क्यूब भी तो है, L2 t-2 k-1 मोल -1, ये बेटा r का हो जाएगा। ठीक है, इसे बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, रिमोट कहाँ गया, एसी का है, व्हाइट वाला था इसका, ये रहा। आज मुझे थोड़ा थोड़ा ठंडक क्यों महसूस हो रही है। देखो भाई बताओ, कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो बताओ, है ना, कर लिया ना हम लोगों ने। तो ये हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल से कर रहे हैं। अब एक दो बातें बहुत और इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं मैं आपको। बेटा जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा, तो साइन के अंदर कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर तुम यूनिट नहीं डाल सकते। जैसे साइन के अंदर तुम 5 किलोग्राम नहीं लिख सकते, थीटा की वैल्यू 5 किलोग्राम नहीं हो सकती, ये अलाउड नहीं है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, जो भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, लॉग होता है, ऐसे लॉग है, लॉग, लॉग एक्स हो गया, है ना, ये सब यूनिट है। अब इसमें ध्यान देंगे, इसका जो इनपुट होता है, इनपुट, इनपुट, ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। और खुद पूरा साइन थीटा जो आउटपुट होता है, मतलब होल साइन थीटा, इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। समझ रहे हैं ना। तो ना तो अंदर जो चीज लिखी है वो, ना ये डायमेंशनल इनपुट लेता है, ना डायमेंशनल आउटपुट देता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये कॉट थीटा, ये सब डायमेंशनलेस है। समझ रहे हैं ना, सब डायमेंशनलेस है। तो अगर मैं आपसे कहूं, एक तो ये वाली बात है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, जितने भी सब डायमेंशनलेस है, ये बेटा डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर के एंगल भी, जो अंदर लिखा होता है साइन के, कॉस के, टेन के, कॉट, वो भी कैसा होता है, डायमेंशन। सिमिलरली, सिमिलरली याद रखेंगे बेटा कि जो नंबर्स की पावर होती है, जैसे आप, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 4 है तो आप 16 लिखेंगे इसको। ऐसे किसी नंबर की पावर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जैसे नंबर की पावर 2 kg कर दो, पावर में एक्सपोनेंट में 2 kg लगा दो, ये भी अलाउड नहीं है। 3 की पावर आपने कहा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 4 की पावर आपने कहा 10 न्यूटन, ये सब भी नॉट अलाउड, ये भी। यानी इनकी जो पावर्स होती है ना, 2 की पावर अगर x लिखा है तो x हमारा डायमेंशन लेस होना चाहिए, और 2 की पावर x खुद भी पूरा एक नंबर डायमेंशन लेस होना चाहिए, मतलब m0 l0 t0। तो किसी नंबर की पावर, जैसे e की पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, e एक यूलर नंबर है, स्पेशल 2.71 के आसपास होती है वैल्यू, आगे भी। तो e की पावर अगर कुछ भी लिखा है, e की पावर a लिखा है, जैसे मान लो लिखा है e की पावर a अपॉन b, तो जो भी पावर में लिखा है, ये लिखा है ना, तो अब आप समझें कि
यहां पर a बाई बी जो है वो कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस, m0 l0 d, पावर में जो लिखा है वो, और पूरा का पूरा भी कैसा होगा, डायमेंशन। तो इस पूरे की डायमेंशनलेस, पूरा भी डायमेंशनलेस होगा, मतलब e की पावर जो भी a बाई बी है वो पूरा भी इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, चाहे e की पावर हो, तो किसी नंबर की पावर हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो, इवन यहां पर अगर मैं कहूं कि लॉग है, लॉग, तो लॉग के अंदर अगर मैं, लॉग के अंदर अगर मैंने ए एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसमें भी ध्यान रखें, इससे हमें पता चलता है कि जो अंदर लिखी हुई चीज है वो भी डायमेंशनलेस होगी, और पूरा का पूरा जो लॉग एक्स है ये भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है बेटा, सारी बातें लिख लेंगे फटाक से। दो रजिस्टर का है तो बनाए बिटिया, ये रफ है, रफ है। और ये क्या, तो रफ में क्या लिख रही, ये ना करो, यही लिख लो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना करो। सुनो, अगर मैंने क्लास में ऐसे मार्क ऐसे लिखा और ऐसे लिख के काट दिया, तो तुम्हें भी ऐसे लाइन बनानी और काटना है, क्योंकि अगर मैंने लाइन बना के भी काटी है तो वो जरूरी है तुम्हारे लिए। क्लास का सारा कंटेंट, इतने क्वेश्चन क्यों कराता हूं, जब तुम एग्जाम टाइम रिवीजन करोगी तो क्वेश्चन के लिए बुक नहीं देखनी पड़ेगी लास्ट मोमेंट के लिए, इतने सवाल नोट्स में ही होंगे कि एक नजर मारते चले जाओगे, फटाफट होता चला जाएगा। सिर्फ दो कॉपी बनानी, एक जो क्लास का कंटेंट, वट एवर, जोक मार रहा है जोक भी लिख लीजिए आप, अगर आपको लग रहा है कि जोक बढ़िया है तो जोक ले लीजिए, सब कुछ लिखना है, मतलब कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, आपने उसी में रफ करिए, अगर आप कर सकते हैं, ये कोई आर्ट की कॉपी नहीं कि सजाना है, आपने सोल्यूशन किया गलत हो गया, ऐसे दो लाइनें खींचिए नीचे, पता रहेगा क्या गलती की थी तुमने, क्या नहीं करना है। फिर साइंस के नोट सुंदर नहीं है चलेगा, केमिस्ट्री सुंदर बना लेना मल्टी कलर, मैथ फिजिक्स के नोट्स का सुंदर होना जरूरी नहीं है ना, तो अपना टाइम बचाइए, सब कुछ इसी में लिखना है, सारे क्वेश्चन इसी में लिखने हैं, ठीक है ना। और असाइनमेंट जब सॉल्व करोगे, बुक सॉल्व करोगी, उसके लिए कॉपी अलग, जो घर में होमवर्क करोगी, क्लास के क्वेश्चन, थ्योरी के बाद क्वेश्चन इसलिए पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा थ्योरी, और उसके नीचे उसके एग्जाम्पल है, तो थ्योरी समझ में आ रही कैसे, अब सवाल अलग कर दिए, थ्योरी अलग कर दिए, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा नोट्स का। ओके, ये गलती नहीं करनी है आपको अभी से, जो पहले हो गई वो हो गई, लिखो फटाक से। देखो ये बढ़िया किया तुमने, ऐसा ही करना है, तुमने सोल्यूशन किया गलत हो गया ऐसे काट दिया, भी नीचे सही लिखा, यही करना होता कि हमें पता रहे कि हमने किया था, ये हमसे गलती हो गई तो फिर काट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा चाहो तो ये कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें लग रहा है खुद से ट्राई करना है, तो आप पीछे ट्राई कर लिया, या लाइन खींच के ट्राई कर लिया, या बगल में कॉपी ली उसमें रफ कर लिया कि सोल्यूशन आप, बट मेरा सजेशन तो यही किया, हाँ जैसे ये आपने किया गलत हो गया ऐसे काट दिया, बस यही तरीका ही होता है, तो कल को रिवाइज करोगे तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यार ये गलत हो गया था हमसे। आइए देखिए, अब हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल में ये कॉन्सेप्ट, ये भी आजकल खूब आ रहे हैं, जेई के एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं एक सवाल आपको लिखता हूं, लिख लो बेटा जल्दी से। पानी भी नहीं पी पा रहा हूँ आजकल, लग रहा है डिहाइड्रेशन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ मैं पढ़ाई के चक्कर में। ये कैसी चल रही थी, क्या वो नहीं चल रही थी, गर्मी लगे तो बता देना, मतलब मैं सुन लूंगा, एसी नहीं चलाऊंगा, लेकिन हाँ। आओ बेटा, अब जैसे बेटा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, हमने कहा कि एनर्जी ऑफ ए बॉडी, एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज with temperature as
ई बराबर ए ई की पावर माइनस, नहीं ऐसे लिखेंगे, अल्फा बीटा इंटू ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर। ये ई एक्सपोनेंट है, ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.271 के आसपास होती है, डेसिमल में और भी पॉइंट होते हैं। तो हमें बताना है फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ये एक्सपोनेंट है ना। तो देखो बेटा इसमें क्या करना, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल में किसी भी नंबर की जो पावर कोई चीज चढ़ाई जाती है तो वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए। इससे हमें पता चला कि जो अल्फा इंटू टी स्क्वायर है दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। टी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा क्या बचेगा बेटा, टी की पावर -2। और ऐसे सोचो अगर ये टी स्क्वायर है तो अल्फा को 1/t² होगा, तो टी स्क्वायर कट जाएगा तो टी की पावर -2 होगा। तो थोड़े दिनों बाद कॉमन सेंस है, देख के लिख दिया करोगे, अरे भाई ये t-2 है। तो यहां से पहले आपने अल्फा निकाल लिया, ठीक। अब आपको पता है कि ई की पावर में लिखी हुई चीज तो डायमेंशनलेस है ही, और पूरी चीज भी डायमेंशनलेस, मतलब ई की पावर अल्फा टी स्क्वायर, इस पूरे का भी डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। बोलो बेटा। अब हम क्या लगाएंगे, अगर दो चीजें इक्वल लिखी हैं तो उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए, यानी इस पूरे राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर लेते हैं भाई, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू राइट हैंड साइड का, यहां से ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी टू माइनस टी माइनस टू, ml2 t-2, अल्फा का इंटू बीटा का इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बोलो ये तो लिखेंगे, ये तो डायमेंशन लेस है, हटाओ इसको, खत्म करो। अल्फा निकाल चुके हैं, डिवाइड मार दो, अल्फा डिवाइड आ जाएगा। तो ml2 t-2 डिवाइड बाई अल्फा, और अल्फा क्या है t-2, क्या बचेगा बीटा। तो क्या बचा, t-2 t- कट गया, क्या गया ये ml2, तो ये बीटा बेटा हमारा आ गया। देख पा रहे हैं। तो ये बेहतरीन सवाल हो गया आपका, एकदम बिल्कुल जेई मेन में बेचैन हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसे सवाल आ चुके हैं। आप इसको लिखिए, मैं एक सवाल जेई का आपको प्रस्तुत करता हूं आपके सामने, देख लीजिए एक नजर अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। हाँ भाई, डन। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐसे वेव की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ वेव, वो होती है y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। y, x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, a का डायमेंशनल फॉर्मूला, k का डायमेंशनल फॉर्मूला और ओमेगा का डायम, a और k ओमेगा ये सब कांस्टेंट्स मान लो अभी फिलहाल।
के के फाइंड करना बेटा। आदेशवासियों बताओ। चलो देखो, बहुत सिंपल। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने कहा कि सर साइन के अंदर जो चीज लिखी होती है वो डायमेंशनलेस होती है। इसका मतलब के एक्स माइनस ओमेगा टी, पूरी चीज जो साइन के अंदर लिखी, ये पूरी चीज बेटा सर डायमेंशनलेस होगी। यही तो फर्स्ट इंपैक्ट है आपके ऊपर इस एक्सप्रेशन का, कि अंदर जो चीज लिखी थीटा की जगह पर वो डायमेंशनलेस। अब हमने कहा बेटा कि जो के एक्स का होगा वही ओमेगा टी का होगा, और वही इस पूरे का भी होगा। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी का वही तो होगा जो के एक्स का होगा, और वही होगा जो ओमेगा टी का होगा। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर डायमेंशन लेस है तो के एक्स भी अलग से डायमेंशन लेस होगा और ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस होगा। बस बात खत्म हो जाती है। तो के निकालेंगे तो एक्स आ जाएगा अपॉन में, एक्स लेंथ है तो के आ जाएगा एल माइनस वन, और ओमेगा में टाइम आ जाएगा तो ओमेगा आ जाएगा टी माइनस वन। और ऑब्वियस सी बात थी कि इसके साथ टी है तो इसको माइनस टी माइनस वन कर दोगे तो टी खत्म हो जाएगा, इसको एल माइनस वन कर दोगे तो एक्स खत्म हो जाएगा, है ना। अब आ जाता है ए का। y चूंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट, तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर कर दी। लेकिन ये पूरी चीज कैसी होती है, डायमेंशन, तो उसको हटा दिया, पूरा इग्नोर मार, तो y सीधे a के बराबर हो गया और a सीधे किसके बराबर हो गया, लेंथ के। समझ में आई बात बेटा? बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो आपके लिए इस कॉन्सेप्ट पर एक जेई का सवाल मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, तो हाल ही में
बात नहीं बेटा। चलाते हैं बेटा। कहाँ गया, अभी तो था। जेई 2025 क्वेश्चन कुछ तरह से दिया था। इन्होंने लिखा पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन लिखा है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एक्स लिखा है, एक्स। इन्होंने लिखा ए साइन टी प्लस बी कॉस स्क्वायर टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है ए बी सी अपॉन डी का। देखो जेई वालों ने इस क्वेश्चन में गलती की, क्वेश्चन ही देखा जाए तो टेक्निकली थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि देखो साइन के अंदर टाइम को लिख रखा है, टाइम साइन के अंदर, तो डायमेंशन लेस। हाँ, तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा जैसे इसके साथ कोई कांस्टेंट होगा के, और के की वैल्यू होगी 1 सेकेंड की पावर -1। तो अगर मैं कह दूं कि के की वैल्यू 1 सेकेंड की पावर -1, तो टाइम और टाइम से तब डायमेंशन लेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर मान लो के डैश होगा, यहाँ पर है तो कॉस के अंदर भी के होगा, के की वैल्यू क्या रही होगी 1, ये इमेजिन कर लो। तो क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं तुम्हें, तो तुम ये उनकी कमियां निकालने के लिए हम नहीं बैठे हैं, तो हमें यहाँ पर हम उस चीज को उन्हें माफ कर देंगे उनकी इस गलती के लिए, हमने क्षमा कर दिया उनको इस गलती के लिए। एक्स पोजीशन, पोजीशन पोजीशन क्या लोकेशन को बताता है, तो मीटर में नापते हैं। टी टाइम है, टी टाइम है बेटे। गलती समझ में आ गई ना? हाँ गलती है, गलती गलती होती है, पर एडवांस वाले सब गलतियां नहीं करते बेटा, वो लोग बहुत ध्यान से पेपर बनाते हैं। अब जेई मेन वाले 20-20 पेपर लेते हैं एक साल में, बेचारे कहाँ से लाए क्वेश्चन। नहीं नहीं, ए बी सी डी तो अननोन है ना उनके, तो लिख, वो देख लो, तुम वो देख लो, ए बी सी डी अननोन है बेटा, अननोन। टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस, एक्स पोजीशन, पोजीशन हम मीटर में नापते हैं ना, कि कोई चीज हमसे कितनी दूर है तो हम उसकी लोकेशन बताने के लिए, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है तो हम कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में इतने किलोमीटर है। आ गया? कितना आया? हाँ, एक्स ए ठीक है, एक्स बी ठीक है, सी कहाँ गया? सही है, सही है, गुड। एल स्क्वायर टी -2, लग तो सही रहा दे, ए एल बी एल डी एल, सही है, गुड। तो देखो x का डायमेंशनल फॉर्मूला a के बराबर होगा, क्योंकि साइन टी तो होगा नहीं, तो ये लेंथ हो जाएगा। ऐसे b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी x के बराबर होगा, यानी लेंथ हो जाएगा।
और डी का डायरेक्ट है ही एक्स के बराबर, ये भी लेंथ हो जाएगा। अब रह गया सी टी स्क्वायर, तो सी टी स्क्वायर हो गया एक्स के बराबर यानी लेंथ, तो सी हो जाएगा एल टी माइनस टू। ठीक है भैया। अब ए बी सी, एल क्यूब डिवाइड बाई एल टी माइनस टू, तो एल टू टी टू, एल टू टी टू आ रहा है कैसे? अच्छा सी ऊपर हो, सॉरी, ए बी सी, तो ए ये है, बी ये है, सी है एल टी माइनस टू, तो एक एल से खत्म, एल स्क्वायर टी माइनस टू विल बी द आंसर, है ना। तो इस चैप्टर का एक सवाल हर साल जेईई मेन में आता है, डायमेंशन का, हर साल, हर पेपर में बोल रहा हूँ, चूकेगा नहीं। 10 शिफ्ट होगी, 10 में कोई क्वेश्चन आएगा डायमेंशन, बोनस क्वेश्चन होता है। अब ये भी गलत करके अगर आते हैं लोग तो दुख होता है ना। ये इजी है, आगे बहुत भारी भारी भरकम भरकम बातें पढ़ेंगे। आई कुछ एक दो चीजें तो आपने होमोजिनिटी समझा और कैसे अप्लाई करते वो भी आपने देखा। एक दो चीजें जो मैं मुझे और बतानी है आपको, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने लिखी है, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज किया था। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो दो चीजें हम बताने जा रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाली, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका सिंबल है एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन पढ़ते हैं, सो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट पढ़ लेते हैं, इसमें नॉट लगा हुआ है। ये बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। अगर दो पॉइंट चार्जेस हो, छोटे छोटे चार्जेस, और बेटा उनके बीच की डिस्टेंस आर हो, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसका फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ कहते हैं इसे। ये केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे 11th में, और 12th में फिजिक्स में, 12th में पढ़ाया जाएगा। यही चल रहा है इस समय 12th में, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ है हमारा, होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, जैसे ग्रेविटेशन में G m1 m2/r²। तो ये एक कांस्टेंट होता है पूरा का पूरा 1/4 पाई, 4 पाई देखो, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोगों को एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो बेटा यहां पर क्या करो, एप्सिलॉन नॉट को मैं एक तरफ कर लेता हूं, Q1 Q2 बना रहने देता हूं ऊपर, 4 पाई रह जाएगा, फोर्स हो जाएगा R², है ना। इस फोर्स को नीचे कर दिया, एप्सिलॉन नॉट को यहां कर दिया। अब सारे वैल्यू रख देते हैं, चलो आओ। तो बेटा चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, 4 पाई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इग्नोर मार देंगे। फोर्स होता है mL/t-2, और L² हो जाती है डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दैट विल बी m-1, L3 ऊपर जाएगा L-3, और t की पावर 4 और A2। ये बेटा हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या याद होना चाहिए इसके लिए आपको, कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ याद होना चाहिए। ये F यहां पर क्या है, F यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। 4 पाई कांस्टेंट होता है, 4 पाई इज ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट। भूल गई क्या, कितने प्रकार के कांस्टेंट बताए थे, कौन कौन से, डायमेंशनल। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट है, इट इज डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा आंसर हो गया। सवाल अभी और कर लो, भी करवाते हैं।
ये भी सवाल तो डायरेक्ट भी आता है एग्जाम में, तो डायरेक्ट आया कहीं, दिखाते हैं कैसे सब। इसी से एक मिलता जुलता इसका है, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसके लिए सिंबल म्यू नॉड होता है, म्यू। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये बताएं, ये मीडियम से रिलेटेड होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करता है कि वो उसके अंदर जाके फोर्स लगा सके, है ना। जिसकी परमिटिविटी हाई होती है उसके मतलब ऐसे वो आसानी से परमिट नहीं करता है। तो जब कोई चार्ज वगैरह उसमें रखते हैं तो वो उतना ही कम एक्सटर्नल फील्ड उस पर फोर्स लगाती है ना। 12th का टॉपिक, अभी रिलेट नहीं कर पाओगे ना, इलेक्ट्रो से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ना। आइए बेटा, परमिएबिलिटी के लिए बहुत सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं। बेटा अगर दो लंबे लंबे वायर हो, एक वायर में करंट आई फ्लो रही हो बहुत लंबे इनफाइनाइट लेंथ मान लो, और उसके बगल में एक और वायर हो, इसमें करंट आई टू फ्लो हो रही हो, ये भी इनफाइनाइट लेंथ के वायर हो, बीच की दूरी डी है। तो ये जो तार होते हैं, दोनों तार एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करते, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक। तो ये भी 12th का टॉपिक है। ये वायर एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे फोर्स, ये अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स। करंट उल्टी है तो रिपल्शन होगा पर फोर्स लगेगा, करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, और करंट अपोजिट है तो दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर की तरफ धकेलते हैं, और सेम डायरेक्शन में करंट है तो पास की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इस पे एक फॉर्मूला निकल करके आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। इन वायर, चूंकि वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, तो पूरे वायर पे फोर्स नहीं दिखते हैं, वायर के यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट। ये वायर इस पे लगाएगा और वही फोर्स ये वायर इस पे लगाएगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में लिख देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका बेटा होता है एफ अपॉन एल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। ये सबसे आसान फॉर्मूला है म्यू नॉट की परमेबिलिटी निकालने के लिए। बेटा I1 I2 दोनों करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, डी दोनों तारों के बीच की दूरी है, और एफ फोर्स है और एल है लंबाई। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, फोर्स पर यूनिट लेंथ आप समझ रहे होंगे, ये इसके बराबर। तो ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और ये भी डिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। म्यू नॉट अननोन है, करंट तुम्हें पता है, फोर्स तुम्हें पता है, वेरी वेरी इजी। तो म्यू नॉट को एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा दो। क्या है बेटा, अब देखो, मुझे म्यू नॉट चाहिए तो मैं म्यू नॉट एक तरफ कर लेता हूं, ये मैंने फोर्स लिखा, 2 पाई और डी ऊपर चला गया, एल I1 I2, ये मैंने म्यू नॉट इधर कर लिया। अब मैं सब रख देता हूँ, एम एल टी माइनस टू, 2 पाई एटम, ये एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये बेटा आंसर है।
अब L2 तुम्हारे वजह से लिख दिया, देखें तुम सही से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो एक बड़ा फेमस रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम्स में आता है। स्पीड ऑफ लाइट सुनी तुम लोगों ने? स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁻, इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 1/μ0 × ε0 होता है। मतलब ये जो c है ना, c स्पीड ऑफ लाइट, ये 1/μ0 ये जो परमिटिविटी और परमिबिलिटी होती है, ये एक्सप्रेशन होता है। अब देखो एग्जाम वाले क्या करते हैं, वो जेई का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जेई वाले बोले भैया फाइंड आउट, बोले क्या निकालना साहब, बोले फाइंड आउट μ0 × ε0 की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। अब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, दुनिया वाले जो नासमझ है तुम लोग की तरह, वो कह रहे हैं सर μ0 और ε0 तो वेरी सिंपल, क्लास में सर ने कराए थे हमें, ये क्या बदतमीजी है। तो म्यूनॉट और मतलब मक्खियों को भी फिजिक्स इतनी पसंद है, क्या बताया जाए। हाँ ठीक है। हाँ तो सुनो, अब मूर्खों का मेथड क्या है, म्यू नॉट की डायमेंशन बढ़िया अलग से निकाली जैसे अभी निकाली है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आजा नीचे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन अलग से निकाली, पहले एप्सिलॉन नॉट निकाली क्योंकि रट के तो गए नहीं, रट के जाना भी नहीं चाहिए, सर जी ने मना किया है, फॉर्मूला याद करना है। तो पहले किसकी निकाली, एप्सिलॉन नॉट, फिर किसकी निकाली, म्यू नॉट, फिर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 5 मिनट बर्बाद कर दिए। करना कैसे चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा रिश्ता है जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्ट हो। तो तुम्हें तुरंत याद आई बात कि सर ने इंपॉर्टेंट कह के, अब मैं क्लास में करा दे रहा हूं, सर ने इंपॉर्टेंट करके एक चीज पढ़ाई थी, हमें पता है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट डायरेक्ट आता है स्पीड ऑफ लाइट में। तो अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर मेरा c 1/μ0 ε0 है, तो c स्क्वायर क्या होगा, 1/μ0 ε0, रूट हट जाएगा, यहां से μ0 ε0 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/c²। और c स्क्वायर क्या होता है, c क्या है, स्पीड, और स्पीड का डायमेंशन क्या है, LT-1 का स्क्वायर, ऊपर ले जाओ L⁻⁻², ऊपर ले जाओ T⁻+2, आंसर इज योर्स। सीधे हो गया। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो, और नहीं आया तो फिर 3-4 मिनट बर्बाद हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें पूरा कर, क्योंकि छोड़ के तो आओगे नहीं, सरल सवाल है। कैपेसिटेंस हमें लगता है हमने नहीं निकलवाया था, सी होता है Q/V ना, चार्ज अपॉन वोल्टेज। अब तुम लोग निकाल लोगे ना, वोल्टेज कैसे निकलता है, W/Q, W/Q। तो किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफाइन होती है चार्ज अपॉन वोल्टेज, कैपेसिटेंस होती है, और वोल्टेज के लिए W/Q। तो वोल्टेज में तुम लोग को निकलवा चुका हूं, ml2 t-2 वर्क है अपॉन AT, तो वोल्टेज था ml2 t-3 a-1। तो वोल्टेज, अब चार्ज 80 है, वोल्टेज नीचे रख दोगे कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो फॉर्मूले पे ध्यान दो, या क्या ध्यान दे रही, या तो तुम्हें काम का ही नहीं, तो सब हो चुका है। ये नई चीज, नई डेफिनेशन है। किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती, चार्ज स्टोर करने की क्षमता को बताता है कैपेसिटेंस, कि किसी कंडक्टिंग बॉडी में कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज स्टोर करे। तो जैसे जो कैपेसिटर्स होते, पंखे वंखे में लगे होते, कंडेंसर बोलते हो जैसे, कैपेसिटर्स होते हैं, वो चार्ज स्टोर करते हैं। जब प्लग जलाते हो तो इनिशियल करंट वो सप्लाई करते हैं, पंखा उसी से टॉर्क से चालू होता है। कंडेंसर का बहुत बड़ा रोल होता है स्टार्ट करने में। निकल आएगा ना आंसर, क्या आएगा बताओ, चार्ज हो गया 80,
और नीचे हो गया Ml2T-3 A-1. So it is M-1 L-2 T4 A2 ना, ये आ जाएगा. स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग जानते हो सर? ये जानते हैं. बताओ क्या होती है स्प्रिंग कांस्टेंट. सुनो बेटा, ये जैसे हमारे पास स्प्रिंग है हेलिकल, ये स्प्रिंग है ऐसे, तो इस स्प्रिंग को कोई यहां से पकड़ के ऐसे खींच दे. स्प्रिंग तो समझते होगे. स्प्रिंग को जब तुम एक्स खींचते हो, मान लो यहां से स्प्रिंग को ऐसे डिफॉर्म करके खींच दिया हमने एक्स, तो एक्स खींचने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो के एक्स के बराबर होता है. ठीक है, तो एफ की वैल्यू जो के एक्स के बराबर होती है. यहां पर जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा इलोंगेशन करोगे स्प्रिंग को, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतना ज्यादा खींचेगा. ये तो प्रैक्टिकल बात है, आप फील कर पा रहे होगे इस बात को. तो ये एफ यहां पर फोर्स होता है, एक्स है यहां पर इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन. स्प्रिंग को कंप्रेशन में भी यही फोर्स होता है, तो एक्स को बोलेंगे डिफॉर्मेशन, जो मीटर में होगा ऑफ कोर्स, कितना स्प्रिंग बढ़ा, लंबाई में होने वाला चेंज, कितना दबा कितना बढ़ा. और के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, है ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी बेटा इसे बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट. तो के का डायमेंशन हमको निकालना, किसका निकालना है? तो वेरी वेरी इजी. फोर्स को किससे डिवाइड हो जाएगा? लेंथ से डिवाइड हो जाएगा. तो के क्या हो जाएगा यहां से? के हो जाएगा एफ अपॉन एक्स. तो एफ हो गया एम एल टी माइनस टू और एक्स हो गया लेंथ. सो इट विल बी एम टी माइनस टू. इसी प्रकार से मैं दो रिजल्ट बेटा और लिखा देता हूं. क्या तुम्हें याद है कि तुमने एनर्जी डेंसिटी मैंने तुम्हें लिखाया था? बताओ क्या था एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी था एनर्जी बटे वॉल्यूम था. तो बताओ एनर्जी बटे वॉल्यूम, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया था? ml2T-2 अपॉन L3. तो क्या आया था बेटा? ml-1T-2. अब मेरी बात ध्यान सुनो, एनर्जी डेंसिटी कहां इस्तेमाल होती है बेटा? जो फील्ड होती है उनमें एनर्जी स्टोर होती है. जैसे ग्रेविटी की एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमारे आसपास स्टोर है. जैसे आपने पढ़ा होगा 9th में, एक बॉल को h हाइट ऊपर ले गए तो mgh पोटेंशियल एनर्जी, पर वो mgh पोटेंशियल एनर्जी बॉल के अंदर स्टोर नहीं होती है. कहां स्टोर होती है? सराउंडिंग में, फील्ड में स्टोर होती है. बॉल के अंदर स्टोर होती तो पहले होती जब बॉल जमीन पे रखी थी. ऊपर उठाने में बॉल के अंदर ऐसा क्या कर दिया तुमने? तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं हिंदी में, ये फील्ड में स्टोर होती है. ऐसे जैसे दो चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल एनर्जी. तुम बॉल को चाहे अगर ग्रेविटी ना हो, फ्री स्पेस हो, बॉल को ऊपर ले जाओ, पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नहीं आएगी. ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि फील्ड ही नहीं है, तो एनर्जी कहां से आ जाएगी? ठीक है ना. तो बेटा ध्यान देना, एनर्जी डेंसिटी का एक जनरल डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ लिया. अब दुनिया में चाहे जो एनर्जी डेंसिटी हो, उसके सबके डायमेंशन फॉर्मूला यही होंगे. ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहां लिखने जा रहा हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. एफ अपॉन क्यू लिखवाया था ना तुम लोग को. इलेक्ट्रिक फील्ड देख याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखवाई थी ई. अब मेरी बात ध्यान सुनना. अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, लास्ट ईयर जेई में क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर का डायमेंशन बताओ क्या होगा? हाफ तो डायमेंशन ले से. तो बच्चे कैसे कर रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट निकाल रहे हैं कूलम्स लॉ से. कहां से निकाल रहे हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जहां से तुम्हें बेसिक से कराया था, एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, दोनों निकाले, फिर स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया. वेरी गुड. लेकिन जिस स्टूडेंट को याद रहा होगा कि यार हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर तो एनर्जी डेंसिटी होती है, तो वो ई एप्सिलॉन नॉट और ई का अलग अलग क्यों निकालेगा? वो जानता है ना कि ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी डेंसिटी. तो सीधे एनर्जी डेंसिटी का ले लेगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ही तो होगा जो भी होगा. तो क्या करना है यही मैं समझाना चाह रहा हूं. और ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे? ये तो पूरी 2 साल की फिजिक्स है ना आपकी. तो जब आप जेई देने जा रहे हो तो ये सब पे पढ़ा रखा होगा आपको.
कि भैया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या होता है, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि भैया एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर सर ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। ये भी एनर्जी डेंसिटी है। तो चाहे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो चाहे इसका हो, यही आंसर होगा बेटा। अब सुनो, रॉन्ग अप्रोच क्या, लेंथी अप्रोच क्या है कि म्यू नॉट अलग से निकाला तुमने। हाँ देखो मजबूरी है, अगर कोई म्यू नॉट ही पूछ रहा है तब तो म्यू नॉट निकालना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको फोर्स बताया, दो वायर के बीच का फोर्स एफ अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई डी। लेकिन यदि कोई म्यू नॉट अकेला नहीं पूछ रहा, कह रहा बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड अलग निकालने बैठे हो, म्यू नॉट अलग ना, तो एक बार ये भी सोच लेना कि यार ये कहीं कोई चीज तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। जैसे आपने पढ़ा 9th क्लास में कि मोमेंटम चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, इतना तो पढ़ा है सबने। तो अब आपने किसी ने लिखा mv अपॉन टी, लिखा mv अपॉन टी कि बताओ इसकी डायमेंशन क्या है। तो तुम्हें दिख रहा है कि यार ऊपर मोमेंटम है नीचे टाइम है, ये तो मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, ये तो फोर्स है यार। सीधे mlt माइनस 2 सॉल्व कर, ये जस्ट उदाहरण है आपका क्योंकि आपने 9th से रिलेट कर पा रहे हो इस टॉपिक को। बात समझ में आ रही बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी तरह से जब भी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और तमाम चीजों के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जब उनके मिक्स्ड डायमेंशन पूछे जाते हैं, तो हमें एक बार ये भी सोचना होता है कि अलग अलग निकाल के सॉल्व करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी चीज किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड में। यानी दिस इज आल्सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एंड दिस इज आल्सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो बोथ विल हैव द डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2। क्या बात समझ में आ रही है? ये दोनों जेई के आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन करने का तरीका क्या होना चाहिए ये आपको समझना है। वो उससे भी आ जाएगा, बी निकालोगे म्यू नॉट निकालोगे, बट वो लेंथी है, वो आपको 3-4 मिनट खा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसमें बस हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है डायमेंशन यार। अभी तुम लोग आराम आराम से पढ़ा रहे, वरना 2 क्लास में हो जाता है। अभी हौले हौले से पढ़ा रहे ना, मैं 7 अप्रैल से बिल बैच चालू होगा ना फ्लो में, उसके बाद फिर पकड़ नहीं पाओगे, इसलिए इतने धीमे धीमे पढ़ने का आदत ना। ये नहीं होगा, अब ये हो गया हो ना जो